हेलो, नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो लास्ट टाइम बेटा हमने एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था कि एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होता है। तो मैंने उसके अंदर आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो आपके पास ये एरिया वेक्टर है बेसिकली क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है और उसका जो डायरेक्शन आता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आता है और वो यूनिट वेक्टर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आज हमें पढ़ना है बेटे किसके बारे में, तो हमें पढ़ना है बेटे प्लेन एंगल के बारे में। किसके बारे में? प्लेन एंगल। और दूसरा क्या है, हमें पढ़ना है बेटे सॉलिड एंगल के बारे में, एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का। अब जो प्लेन एंगल है बेटे वो क्या होता है उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से सुन बेटे, प्लेन एंगल अब होता क्या है बेटे, आप क्या करते हो, आप इस तरह से ना कोई भी आपने एक सर्कल बनाया जिसका जो रेडियस है बेटे वो r था। ठीक है, हमने एक सर्कल बना लिया इस तरह से। ओके, तो मैंने क्या करा, इस सर्कल का ना एक छोटा सा पोर्शन ले लिया। सपोज करो कि आपने ये वाला पोर्शन ले लिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन ले लिया। तो इसने इसके साथ कितना एंगल बनाया है, कितना ये थीटा बनाया ना, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लेन एंगल बोलते हैं। ओके, अब ये जो प्लेन एंगल होता है इसको हमने लिखा थीटा से। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है बेटे किसके, कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक को मैं डिफाइन करता हूँ आर्क लेंथ। क्या करता हूँ? आर्क लेंथ बेटे। ठीक है, तो ये जो थीटा बनेगा ये तेरा बनेगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर, कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या बेटे? रेडियस ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जांपल मान ले तूने क्या करा, पूरा का पूरा थीटा ट्रेस कर दिया। ओके, कितना ट्रेस कर दिया बेटे? पूरा का पूरा थीटा ट्रेस कर दिया। अगर आप पूरा थीटा मतलब ये पूरा ट्रेस करोगे तो ये जो आर्क लेंथ बनेगी वो कितनी बन जाएगी? वो बनेगी 2 पाई कैपिटल आर डिवाइड बाय में। तो थीटा कितना बनना चाहिए? थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय में आर। तो इसमें इसको मार दिया, आंसर आपके पास कितना है? 2 पाई आर। और वो होता भी है ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आपने इस प्लेन एंगल को डिफाइन करा किससे? आर्क लेंथ पर यूनिट आर। ठीक, सपोज करके तूने ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रॉ कर दिया ये वाला, मान लें कि तुमने हाफ सर्कल ट्रेस कर दिया, तो आर्क की लेंथ कितनी बनेगी? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर तू लेंथ डिफाइन करता है तो तेरे पास को आने वाला बेटा कितना? पाई इंटू आर। ठीक, डिवाइड बाय में कितना बनेगा बेटे? आपने आपको मार दिया, कितना आंसर है तेरे पास? पाई आंसर है। ठीक है बेटे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। अब ये काम आएगा हमारे लिए। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। तो हम बेटे प्लेन एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली प्लेन एंगल है क्या? ये प्लेन एंगल की तरह काम कर रहे हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटे? सॉलिड एंगल के बारे में। कि सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल का मतलब समझने की कोशिश करो। सपोज कर बेटे कि तूने ना एक स्फीयर ले लिया। क्या ले लिया बेटे? स्फीयर ले लिया। ठीक, आपने क्या ले लिया? एक स्फीयर ले लिया जिसका जो रेडियस था ना वो कितना था? कैपिटल आर था। ठीक है, अब ये स्फीयर है ना, तो तू क्या कर भाई साहब, तू क्या कर, एक ना कोन बना ले, इसमें से कोन सेलेक्ट कर ले। तो जैसे ही आप एक कोन सेलेक्ट करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ इस फॉर्म का बनेगा ये, मतलब कुछ साइड से नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये जो एंगल ट्रेस होता है ना इसको अपन क्या बोलते हैं बेटे? सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। और अगर मैं इसके बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जो लाइन है ना, एक तरह से ये जो लाइन है बेटे इसको हम लिखते हैं, एंगल बनाते हैं इसके लिए अल्फा। अब अल्फा को बोला जाता है क्या? सेमी वर्टिकल एंगल। अल्फा क्या बेटे यहाँ पे? सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, अभी जो मैंने सर्कल बनाया ना, इस सर्कल में ये पूरा वो बना है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? ओमेगा। और ओमेगा के आपके पास वो है सॉलिड एंगल। बेसिकली ये जो डिफाइन किया जाता है ये किससे डिफाइन किया जाता है बेटे? कि एक तो ये वाला एरिया। ठीक है, एरिया डिवाइडेड बाय में इसका जो रेडियस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटे आर है, तो इसको डिफाइन किया जाता है एरिया पर यूनिट आर स्क्वायर। कैसे? मान ले कि तेरे पास ये पूरा स्फीयर है। अगर पूरा स्फीयर है तो मुझे उसके लिए सॉलिड एंगल लिखना है। क्या लिखना है बेटा? मुझे उसके लिए सॉलिड एंगल लिखना है। तो अगर आपको सॉलिड एंगल लिखना पड़ जाए तो एरिया कितना बनता है पूरे स्फीयर का बेटे? वो बनता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो पूरे के लिए कितना बनता है बेटा सॉलिड एंगल? वो बनता है आपके पास 4 पाई। ठीक है, इस तरह से क्या है, हम एक सॉलिड एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेस हो रहा है ना, ये वाला जो गोला ट्रेस हो रहा है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है,
अब ध्यान से देख, मान ले अब थोड़ा सा ना इसको और हल्का सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे? मान लो बेटा आपने क्या करा, आपके पास ना बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ठीक है। तो आपने क्या करा, मान लो कि आपके पास इस तरह से बेटा एक पेन है, ये लाइन है, तो इस टाइम इस पेन ने ना कितना एंगल बना रखा है, इसके साथ 0 डिग्री बना रखा है, ठीक है, इस टाइम 0 डिग्री है, ओके। अब आपने इसको हल्का सा ऊपर कर दिया, जैसे आप इसको हल्का सा ऊपर करोगे तो सिचुएशन आपके पास कुछ इस तरह से ही बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो उसने इस लाइन के साथ जितना एंगल बनाया होगा उसको मैं बोलूँगा बेटे क्या, अल्फा। अल्फा मतलब, अल्फा को बोलते हैं क्या, सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। अब आप क्या करो बेटे, इसको ना पूरे का पूरे सर्कल ट्रेस कर दो ऐसे, ठीक। आपने पूरा सर्कल ट्रेस करा तो आपके पास एक कोन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो फिर पूरा सर्कल ट्रेस कर दो, और बढ़ाओगे तो फिर पूरा सर्कल ट्रेस कर दो, और बढ़ाओगे तो फिर पूरा सर्कल ट्रेस कर दो। तो मतलब ध्यान से देखो बेटे, आप थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते रहो, एक सर्कल ट्रेस करो, थोड़ा सा और बढ़ाओ फिर सर्कल ट्रेस करो, थोड़ा सा और बढ़ाओ फिर सर्कल ट्रेस करो। जैसे ही आप अल्फा का वैल्यू 90 कर दोगे ना, तो आपके पास बेटे क्या आ जाएगा, आपके पास एक हेमिस्फीयर ट्रेस हो जाएगा। कब? जब अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना बन जाए बेटे, 90 डिग्री बन जाए। कितना बन जाए? 90 डिग्री। सिमिलरली अगर आप इस अल्फा को, मान लीजिए मैंने फिर से घुमा दिया इसको, थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर से इसको घुमा दिया, रोटेट कर दिया, और बढ़ाया, फिर से इसको रोटेट कर दिया बेटे इस तरह से। तो जैसे ही आप अल्फा का वैल्यू 90 कर दोगे ना, तो 90 पे ये पूरा का पूरा मतलब 0 से लेकर के 90 तक ये क्या ट्रेस कर देगा, एक हेमिस्फीयर ट्रेस कर देगा। सिमिलरली अगर इसको मैं पूरा का पूरा 180 डिग्री घुमा देता हूँ, तो यहाँ पर तो उसने हेमिस्फीयर ट्रेस कर दिया। सिमिलरली अगर मैं अल्फा का वैल्यू ले लेता हूँ कितना बेटे, अल्फा का वैल्यू लेता हूँ कितना बेटे, 180 डिग्री, तो वहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या ट्रेस कर देगा बेटे, सॉलिड स्फीयर, मतलब कि पूरा का पूरा स्फीयर ही ट्रेस कर देगा। ओके, इमेजिन करके देख कि मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ाया, इसने घुमा दिया, फिर और बढ़ाया अल्फा, फिर और बढ़ा दिया, और बढ़ाया, फिर एक सर्कल ट्रेस, फिर और बढ़ाया, फिर एक सर्कल ट्रेस। इस तरह से करते करते जब आप अल्फा का वैल्यू 0 से 90 कर दोगे ना, तो आपके पास पूरा का पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। ओके, अब इसके अंदर ना, इस ओमेगा के अंदर, ओमेगा क्या बेसिकली तेरा सॉलिड एंगल है, तो जो सॉलिड एंगल और जो अल्फा है उनके बीच में बेटे रिलेशन होता है। क्या होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा क्या बेटे, सेमी वर्टिकल एंगल है। ओके, अब अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल है तो ध्यान से देख बेटे क्या करना चाहिए। अब अगर मैं अल्फा का वैल्यू कितना ले लेता हूँ बेटे, मैं सपोज कर तूने ले लिया अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री, कितना लिया तूने, 90 डिग्री। तो जैसे आप अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री लेते हो तो वहाँ पर जो सॉलिड एंगल बनता है वो कितना बनता है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो कॉस ऑफ 0 होता है 0, तो कितना आंसर आ बेटे, वो 2 पाई आ गया। अब 2 पाई एंगल किसके लिए बनता है, अभी भी समझा के हटाऊँ कि हेमिस्फीयर के लिए बनता है। किसके लिए बनता है बेटे, वो हेमिस्फीयर के लिए बनता है। ओके, सिमिलरली अगर आप अल्फा का वैल्यू कितना ले लो बेटे, 180 डिग्री ले लो, कितना ले लो, 180 डिग्री ले लो, तो 180 डिग्री पर कितना होने वाला है सॉलिड एंगल, 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 180 डिग्री, अगर अल्फा 180 डिग्री है तो कोस होगा -1, तो यहाँ पे कितना है बेटे, -1, तो -1 और 1 तो कितना बना बेटे, वो 2 इंटू 2 पाई बना बेटे तेरे पास कितना, 4 पाई। और मैं आपको यही चीज़ समझा कर कहता हूँ कि अगर एक पूरा का पूरा जो बन रहा है सॉलिड एंगल बन रहा है पूरे स्फीयर के साथ, वो कितना बन रहा है बेटे, वो 4 पाई बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 एंगल काम आएंगे, कौन कौन से, प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, जब आप क्या करोगे बेटे, क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने की कोशिश करोगे। ओके, तो इसके बाद हमें डिस्कस करना है बेटे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझाने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या चीज़ है। आप क्या करते हो, किसी सोर्स चार्ज के पास एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हो, उस टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जो भी पाथ ट्रेस किया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो किसी यूनिट एरिया के अंदर से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको लिखा जाता है φe से, मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर φe से लिखा जाता है। और ये एक तरह से ना मेरा स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब फ्लक्स को सुनने की कोशिश करो बेटे कि फ्लक्स है क्या चीज़ है, कि
किसी यूनिट एरिया के अंदर से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। आपने मान लो कि आपने ना कोई एक स्क्वायर ले लिया जिसका जो साइड है वो कितना बेटे 1 मीटर है, तो उसका एरिया कितना बनेगा बेटे, वो बनेगा 1 मीटर स्क्वायर। अब उस 1 मीटर स्क्वायर के अंदर से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं बेटे। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको शुरू करने से पहले तुझे हल्का सा ना डॉट प्रोडक्ट के बारे में आना चाहिए बेटे। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, मान लो आपके पास बेटे ये ए वेक्टर है और दूसरा क्या बेटे ये बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल ए है, इस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेटे वो स्मॉल बी है। उनके बीच में एंगल कितना बेटे, थीटा है। तो मैंने ना ए डॉट बी को डिफाइन कर रखा होता है किसके, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ थीटा। अगर इसका तुम मीनिंग जानना चाहता है तो मीनिंग क्या बने बेटे, अब इस बी का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है बी, यहाँ से लेकर के अगर ये लेंथ बी है तो ये कितना बने बेटे, ये बनेगा बी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बने बेटे, बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो मान ले कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने वेक्टर बना दिया, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना है बेटे, बी कॉस थीटा। तो क्या है ए डॉट बी, क्या बेटे, वो क्या बेटे, प्रोडक्ट है किसी वेक्टर का, मतलब एक वेक्टर आपने क्या करा, इस वेक्टर का कंपोनेंट ले लिया, ठीक है, वो किसके अलोंग में बेटे, ए के अलोंग में, उन दोनों की प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटे, डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें इस डॉट प्रोडक्ट का नाम है ना, और डॉट प्रोडक्ट हमें हमेशा ही एक स्केलर क्वांटिटी देता है, हमेशा ही हमें स्केलर क्वांटिटी देगा, ठीक है। अब मान ले और कल ही मैंने आपको समझाया था कि एरिया क्या बेटे, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो आपने एक प्लेन फिगर ले लिया, ठीक है, सपोज कर कि इसका ये ए है और लेंथ इसका ए है और ये कितना बेटे बी है, तो इसका जो एरिया वेक्टर लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ए इंटू बी बनेगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ इस तरह से बनेगा देखो बेटे, और वो किससे दिया जाएगा, एन कैप से। अब इसने ना इसके प्लेन के साथ कितना एंगल बना रखा था बेटे, वो बना रखा था 90। आप इसको ऊपर भी ले सकते हो, आप इसको नीचे भी ले सकते हो। कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक बार इसको चूज कर लिया कि मैं इसको ऊपर की तरफ लूँगा तो हमेशा इसको ऊपर की तरफ लेना है। अगर आपने डाउनवर्ड चूज कर लिया तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको उसको डाउनवर्ड ही चूज करना है, ठीक है। अब आते हैं बेटे वापस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज़ है बेटे, ये क्या है कि किसी यूनिट एरिया के अंदर से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं बेटे। क्या बोल देते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। अगर तो डेफिनेशन लिखना चाहे तो ये लिख सकता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू a unit area is known as the electric flux, which is represented by phi e and it is a scalar quantity, ठीक है। अब मान ले बेटे, सपोज कर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इधर आ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी मैंने बेसिकली, ठीक है। और ये कैसी थी, मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, डॉट करी, ठीक है। मतलब ऐसा मान करके चल कि इस साइड से ना, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ओके। इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आ रही है बेटे, आ रही हैं। आपने क्या करा, आपने ना एक इस तरह का एरिया ले लिया, क्या ले लिया बेटा, आपने इस तरह का एक एरिया ले लिया एरिया भाई। तो इसका सपोज कर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना है बेटे, ए है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना है, बी है। तो इसका जो एरिया मैग्नीट्यूड आएगा वो एक तरह से रेक्टेंगल है बेटे ये, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, ए इंटू बी, स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है बेटे, तो इसके अंदर से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा क्या बेटे, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर से कितना पास हो रहा है। ध्यान से सुन, मैंने आपको एक बार बताया था कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना बेटे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक तरह से ना ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जहाँ पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहाँ पर ना पक्का इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो बेसिकली मैं एनर्जी किसी यूनिट एरिया में से कितनी एनर्जी पास हो रही है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुन, मैंने ना इसका जो एरिया वेक्टर माना बेटे, ऑब्वियस सी बात है वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर इन द सेंस कि मान लीजिए एन कैप है तेरा, कितना है तेरा, एन कैप है। अगर ये एन कैप है तो यूनिट वेक्टर इसका इसके सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब अगर मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से रखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में
और इसके एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। कितना बन रहा है बेटा इस वाले केस में? एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो ध्यान से सुन, ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी तेरे पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से जा रही है, तो हमने इसको क्या माना बेटे? एन कैप मान लिया। तो ध्यान से सुन, इसके एरिया वेक्टर में यानी कि एन कैप में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कितना एंगल बन रहा है बेटे? 0 डिग्री बन रहा है। अगर एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो इस टाइम इसके अंदर से जो फ्लक्स है ना, तुझे अपने आप ही पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। कितना है? सबसे ज़्यादा बेटे। ध्यान से सुन, अगर मैं एंगल ऐसे करना शुरू कर दूंगा तो उसके अंदर से ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तेरी कम पास होना शुरू कर देंगी। कम पास होने का मतलब क्या है कि जो तेरी एनर्जी है वो कम पास हो रही है। अब ध्यान से सुन, अगर मैंने इस एरिया को बिल्कुल ही ऐसे कर दिया तो यूनिट वेक्टर तेरा बना बेटे ऊपर की तरफ। तो क्या इस वाले एरिया में से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ से इस तरफ आ रही हैं तो क्या इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे सारा तो इसके ऊपर से चला जाएगा। अब ध्यान से सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है बेटे? 90 डिग्री है। तो अगर एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 90 है तो इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। बट अगर तू धीरे धीरे जैसे तू एंगल को इस तरह से करता रहेगा, इसको ऐसे रोटेट करेगा, तो ध्यान से सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तेरा लेफ्ट साइड से राइट साइड जा ही रहा है, तो उसके बीच में बेटे जो एंगल होगा वो कम होता रहेगा। अब जैसे ही ये वाली सिचुएशन आएगी तो इस दौरान ई के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन जाएगा बेटे? 0 डिग्री। और इस टाइम क्या हो रहा है? इसके अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो भी क्या हो रहा है बेटे? मैक्सिमम हो रहा है। क्या हो रहा है? वो मैक्सिमम हो रहा है। तो जो थीटा की वैल्यू, अगर मैं अब थीटा किसके बीच में बेटे? ई वेक्टर के बीच में और किस चीज़ के बीच में बेटे? ए वेक्टर के बीच में, आपको मालूम है। तो अगर ई वेक्टर के बीच में और थीटा ई वेक्टर के बीच में, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, कितनी हो? 0 डिग्री हो, तब तो जो तेरे पास फ्लक्स होता है ना वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है बेटे? मैक्सिमम होता है। फाई क्या तेरा? मैक्सिमम है। बट अगर मान लो थीटा की वैल्यू तेरे पास हो बेटे 90 डिग्री, कितनी हो? 90 डिग्री, तो फ्लक्स जो होता है तेरे पास कितना बनता है बेटे? वो 0 बन जाता है। फाई की क्या बेटे? यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे क्या बेटे? फाई 0 है। अब अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो, किसके बीच में हो? 0 और 90 के बीच में हो, तो फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम से 0 के बीच में होता रहेगा। किसके बीच में होगा बेटे? मैक्सिमम से 0 के बीच में होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है, सोच के देख कि मुझे ना एक स्केलर क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एक स्केलर क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, जब थीटा तेरा 0 बने तब तो वो मैक्सिमम हो, जब तेरा थीटा 90 डिग्री हो तब वो बेटे क्या हो? 0। तो सोच के देख, तूने पढ़ रखा है, अभी भी पढ़ा देता हूँ, तो ए डॉट जो बी होता है वो किसके बराबर होता है बेटे? होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के बारे में। और एक तरह से स्केलर क्वांटिटी देता है, नहीं देता भाई? ए डॉट बी हमेशा ही हमें स्केलर क्वांटिटी देता है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी दे रहा है तो ध्यान से सुन, और अगर थीटा की वैल्यू तेरी 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो कोस थीटा तेरा मैक्सिमम होगा और ए डॉट बी क्या होगा बेटे? ए इंटू बी, और ये भी क्या होगा बेटे? मैक्सिमम होगा। ओके, अगर थीटा की वैल्यू तेरी 90 डिग्री है, कितनी है? 90 डिग्री है, तो कोस 90 बनेगा 0, तो ये ए डॉट बी क्या बनेगा बेटे? 0 बनेगा। तो इस तरह से मैं आपको बोल सकता हूँ क्या कि अगर आपको फ्लक्स डिफाइन करना है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? उसको कैसे लिखोगे? ई डॉट उसके एरिया वेक्टर से, तो यहाँ से पता लग रहा है कि लिखा क्या जाएगा बेटे? फाई में क्या लिखा जाएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है ई, ए का बेटे ए, तो और ए डॉट बी किसके बराबर बनता है? बनता है कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो हमने सोचना है बेटे कॉस ऑफ थीटा। फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी क्या कि अगर थीटा तेरा है 0 डिग्री तो फ्लक्स आएगा ई ए, अगर थीटा है तेरा 90 डिग्री तो फ्लक्स आएगा बेटे तेरा कितना? 0। और वो होता भी है, देखना सुन। अब हमने ना इसकी लेंथ ए मान ली, इसकी लेंथ हमने बेटे बी मान ली। ठीक है, इसका ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। क्या है इसका? ये यूनिट वेक्टर है। अगर इसका ये यूनिट वेक्टर है तो इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तेरा इस साइड से इस साइड में, मतलब राइट साइड से, मेरी राइट साइड से लेफ्ट साइड में, मतलब ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ऐसे बिल्कुल सीधी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है, इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इस एरिया वेक्टर के बीच में, यूनिट वेक्टर के बीच में, एरिया के यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल है 90, तो इसके अंदर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करी इस वाले एरिया में से? 0। तो वही शो हो रहा है, देखना ये वाला शो हो रहा है।
बट अगर आप इसको ऐसा रोटेट करना शुरू कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास होनी शुरू कर देंगी। जैसे ही एंगल बनेगा 0 डिग्री तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास करेंगी इस एरिया के अंदर से, तो उस दौरान जो फ्लक्स होगा वो भी क्या बनेगा बेटे, वो भी मैक्सिमम बन जाना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन होगी कि ई यहाँ पर है और एरिया वेक्टर आपके पास क्या बेटा इस तरह है, ये एरिया वेक्टर है। सिमिलरली ये सिचुएशन कब बनेगी, जब आपके पास ई वेक्टर होगा और जो ए वेक्टर होगा वो क्या होगा बेटे, सेम डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से। ये आपने ई वेक्टर मान लिया और ये क्या मान लिया बेटे, एरिया वेक्टर मान लिया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो चलो बेटे इसके थोड़े से ना क्वेश्चंस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब हमें ये बात मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए कितना है, ई डॉट ए है। तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ कुछ इस फॉर्म में, ई डॉट ए मतलब ये वाला और ये स्केलर क्वांटिटी है। और अगर तू इसकी यूनिट लिखना चाहे तो यूनिट लिख सकता है। आपको क्या है, ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो कितनी है बेटे, आपको बहुत बार सुना है, न्यूटन पर कूलम है, न्यूटन पर कूलम है। और एरिया की यूनिट क्या बेटे, वो है मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट बनेगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसकी यूनिट बन सकती है। मान लो आपके पास में बेटे एक सर्कल दे दिया, क्या दे दिया, एक सर्कल दे दिया, मतलब वो सर्कल ना इस प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है। प्लेन कौन सा है, जो बोर्ड वाला प्लेन है, इसके अंदर एक सर्कल पड़ा हुआ है। इसका रेडियस कितना है बेटे, आर स्क्वायर है। कितना रेडियस है इसका, आर स्क्वायर है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है ना वो भी बिल्कुल इसी प्लेन में जा रही है, कुछ इस तरह से। कितनी जा रही है बेटे, तो बिल्कुल इस तरह से जा रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ने इसके साथ जो एंगल बना रखा है वो बना रखा है 37 डिग्री। तो आपको बोला जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर में आर रखा दिया, आपको बोला जाएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ध्यान से सुनो बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कितना लिखोगे, आप सोचोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बेटे, ई डॉट ए। कितना है, ई डॉट ए। अगर वो ई डॉट ए है, ई डॉट क्या बेटे ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड माना मैंने, कितना माना बेटे, ई मान लिया। ठीक है, तो फ्लक्स होना चाहिए कितना बेटे, ई ए कॉस ऑफ थीटा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो ध्यान से सुन बेटे, ई का मैग्नीट्यूड तेरे पास कितना है, वो है फ्लक्स कितना आएगा, ई का मैग्नीट्यूड कितना बेटे, ई ही है। ए कितना इसका, वो है पाई आर स्क्वायर। कितना बेटे, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से सुन, ये जो थीटा एंगल है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में। मैंने तेरे को ये बोला कि जो सर्कल रखा हुआ है वो भी बोर्ड वाले प्लेन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो भी इसी प्लेन में जा रही हैं। तो ध्यान से सुन, इस सर्कल का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो ऑब्वियस सी बात है इसके सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। तो मतलब वो बाहर की तरफ मान लो, अंदर की तरफ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा की वैल्यू बेटे कितनी बन रही है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है। कितनी बन रही है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बन रही है तो cos 90 कितना होगा बेटे, 0 होगा। तो यहाँ पे हमने 0 डाल दिया, तो कितना आंसर आया बेटे, 0 आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो तेरा फ्लक्स बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटे, वो 0 डिग्री 0 बन रहा है। कितना बन रहा है, 0 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, फ्लक्स मतलब एक तरह से एनर्जी मान सकते हो तो। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। मान लो मैं इसी में आपको इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ बेटे, मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूँ। कैसे, सपोज कर बेटे कि जो इलेक्ट्रिक, मान लो ये आपके पास इस तरह से प्लेन रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए तेरे पास ना सर्कल है छोटा सा इस तरह से, एक मिनट, हाँ आपके पास ये सर्कल है बेटे ऐसे। ठीक है, ये वाला सर्कल है। अब की बार जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं बेटे वो ना तेरी कुछ इस फॉर्म में आ रही है ऐसे, मतलब ये सेंटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है बेटे, ऐसे इस तरह से आ रही है। उधर वाली साइड से उन्होंने ये एंगल बना रखा है। ठीक है, कितना बना बेटे, ये वाला एंगल बना रखा है ऐसे। तो पहले वाले केस में क्या था, पहले इस वाले केस में क्या था बेटे कि सर्कल ऐसे था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे जा रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है इस एरिया में से तो वो पास ही नहीं कर रही थी, तो फ्लक्स ऑब्वियस तो 0 होना था। बेटा अब की बात मैं आपको बोलता हूँ कि मान लो इसका डायमीटर बेटे यहाँ से लेकर के डायमीटर है उसका। ठीक है, तो उस डायमीटर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने कितना एंगल बना रखा है बेटे, वो बना रखा है 37 डिग्री। कितना बना रखा है, 37 डिग्री। मान लें कि ये सिचुएशन है, तो ये जो एंगल बनेगा, मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और डायमीटर के बीच में कितना एंगल बन रहा है बेटे, 30 डिग्री बन रहा है, सॉरी 37 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 37 डिग्री। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस फॉर्म में आ रही है। ये एंगल कितना बन रहा है बेटे, 37 डिग्री। तो आपको क्या बताना, फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आने वाला है। तो ध्यान से सुन बेटे, फ्लक्स हुआ ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो ई कितना बेटे आपके पास, मैग्नीट्यूड हमने बोला उसका ई है तो ई आ गया। ए कितना उसका सर्कल है बेटे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना, आप सोचोगे थीटा की वैल्यू कितनी है बेटे, cos ऑफ 37 डिग्री, cos ऑफ 37 डिग्री। तो cos ऑफ 37 कितना होता है, ई पाई आर स्क्वायर। cos 37 कितना होता है 4/5। ठीक है,
तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई ई पाई आर स्क्वायर 4/5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, गलत है बेटे। ये गलत क्यों है? सोच के देख। मैंने आपको क्या बताया था कि जो एंगल है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं है, तो ये जो एंगल बनता है ना बेटे हमेशा ही एरिया वेक्टर से बनता है। ठीक है, तो सिचुएशन तेरे पास कुछ इस तरह से हो रही है कि अगर मान लें ये डायमीटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस डायमीटर के साथ एंगल मार के 37 डिग्री, ये तो मार के 37 डिग्री। बट मुझे तो एंगल जो लेना होता है ना वो किस किस के बीच में लेना होता है बेटे? एरिया वेक्टर के बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में, और किस चीज के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये रहा, एरिया वेक्टर बेटे ये रहा। ठीक है, तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 37 डिग्री बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में एंगल कितना आएगा बेटे? 53 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 53 डिग्री। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एंगल 37 डिग्री ना होकर के कितना है? 53 डिग्री है। तो 53 मतलब 3/5, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। आपको दिया जाएगा क्या? सपोज कर कि आपको देख के रखेंगे बेटे कि ना क्वेश्चन दिया, मान उसमें आपको बोलेगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना बेटे? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इस तरह से दे दिया, कुछ भी मान लो, और यूनिट देकर रखेगा उसकी न्यूटन पर कूलम, सॉरी हाँ न्यूटन पर कूलम उसकी देकर रखेगा। फिर आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला है, अगर है एक डायरेक्शन ऑब्वियस बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। तो बोलता है कि आपको ना YZ प्लेन से YZ में एक प्लेन रखा हुआ है, मतलब एक स्क्वायर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटे? स्क्वायर रखा हुआ है। उस स्क्वायर का साइड कितना दे रखा है आपको दे रखा है उसमें 7 मीटर। कितना दे रखा है बेटे? 7 मीटर दे रखा है। अगर उस स्क्वायर का साइड 7 मीटर है तो आपको उसमें से क्या निकालना है बेटे? आपको उसमें से निकालना है क्या? फ्लक्स निकालना है कि कितना फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि मान लें आपको सिचुएशन कुछ तरह दे रखी है, ये x है, ये आपके पास क्या बेटे? y है। अगर ये x है, ये क्या बेटे? y है। अगर इस क्वेश्चन को बेटे सोल्व करने की कोशिश करते हैं ना तो आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी कि आपको YZ प्लेन में ना एक स्क्वायर बनाना जिसका जो साइड है वो कितना बेटे? वो है आपके पास 7 मीटर। तो ये YZ प्लेन है बेटे, तो मैंने ना एक स्क्वायर बना लिया ऐसे, इसका ये है बेटे कितना? इसका साइड 7 है। कितना बेटे? 7 है, और ये भी कितना बेटे? 7 मीटर है। ऑब्वियस सी बात है बेटे, तो सोच के देख, अब हमने ना जो एरिया बनाया वो किस डायरेक्शन, किस प्लेन में बनाया बेटे? x और y में। ऑब्वियस सी बात है उसका डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए? अभी एक प्लेन है, और क्या बेटे? ये प्लेन है, तो प्लेन का डायरेक्शन अगर वो XZ प्लेन में है तो उसका जो डायरेक्शन बनेगा वो पक्का y एक्सिस की तरफ बनेगा, या तो वो बनेगा प्लस y एक्सिस या बनेगा वो माइनस y एक्सिस। प्लस y एक्सिस का मतलब है कि j कैप, माइनस y एक्सिस का मतलब क्या है बेटे? सॉरी, माइनस y का मतलब क्या है? माइनस के j कैप। तो मुझे इसका एरिया वेक्टर लिखना है, तो एरिया वेक्टर कितना लिखा जाएगा? ऑब्वियस बात है 7 × 7 कितना बने बेटे? 49, और डायरेक्शन मैंने कितनी मान ली बेटे? हमने मान ली j कैप की तरफ। तो बस आ गया आपके पास आंसर, वो क्या है? E डॉट ए। अगर E डॉट ए करना है तो E की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? E का वैल्यू दे रखी है आपके पास कितना है? E का वैल्यू हो रहा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, और साथ साथ क्या दे रखा है बेटे? डॉट प्रोडक्ट दे रखा है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कितना बेटे? 49 j कैप। ध्यान से सुन, जब इसकी मल्टीप्लाई से करेगा तो i डॉट j आएगा। i डॉट j कितना होता है? 0। इसकी मल्टीप्लाई से करेगा तो मेरे पास आंसर है बेटे 4 × 49, 4 × 49, j डॉट j होता है बेटे 1, और इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई से करेगा तो ऑब्वियसली बात है k डॉट j कितना बनेगा? 0। तो तेरे पास इसका आंसर आएगा 196 न्यूटन पर कूलम पर मीटर बेटे। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो बेटे। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब और कैसे से क्वेश्चन आते हैं बेटे इसके अंदर? देखते हैं, आपको दिया होगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है, वो कितना दे रखा है? E0 × A × में I कैप है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऐसे। तो आपको क्वेश्चन देगा कि आपको ना इस वाली क्यूब से, मतलब ये क्यूब बना रखा आपके पास ऐसे, कितना साइड है इसका? A। ठीक है, मतलब साइड कितना माना बेटे? हमने A साइड मान लिया। ओके, अभी जो क्यूब बना हुआ है ना, ये बेसिकली बेटे कुछ इस तरह से बना हुआ है ऐसे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये क्या बेटे? आपके पास z एक्सिस है। अभी जो साइड बनी हुई है ना, ये वाली जो साइड बनी हुई है बेटे, वो ये वाली जो साइड बनी हुई है बेटे कितनी दूरी पे बनी हुई है? ये a दूरी पे बनी हुई है। कितनी दूरी बनी हुई है? a दूरी बनी हुई है। ठीक है, जो O है, ये A है,
ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये क्या बेटे G है। तो आपको बताना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला दे रखा आपको, तो इस क्यूब के अंदर से फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब बेटे। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये भी आसान सी चीज़ है, डोंट वरी। ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, ये जो E0A है ना वो वेरी कर रहा है। यार ऐसा मान लें कि यहाँ पे उसने x दे रखा है, कितना दे रखा है, x दे रखा है। तो जब आप x वेरी करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बेटे क्या करेगा, वेरी करेगा। क्या करेगा वो, वेरी करेगा। ओके, अब वेरी करने का मतलब क्या है, वेरी करने का मतलब क्या है, अब अगर ये फ्लक्स बेटे वेरी करेगा तो ध्यान से सुन बेटे कि पहले तो मैं, अच्छा अब वो x एक्सिस की तरफ है क्योंकि बेटे यहाँ पे खाली आई कैप है। तो ध्यान से सुन, आई कैप और जे कैप में एंगल बनेगा 90 डिग्री। जैसे ही एंगल बनेगा 90 डिग्री तो मतलब इस वाले सरफेस से, कौन से वाले से, सी बी ई और डी। अब ये क्लोज फिगर है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा ही बाहर की तरफ होगा। तो इस वाले का जो एरिया वेक्टर बनेगा बेटे वो जे कैप की तरफ बनेगा। तो आई डॉट जे करोगे तो वो कितना आंसर आएगा बेटे, 0 आएगा। 0 मतलब कि इस वाले सरफेस के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जा रहा है। सिमिलरली इस वाले के बीच में से किस किसके बीच में बेटे, O A F G। क्यों, क्योंकि वो कितना बेटे उसका यूनिट वेक्टर माइनस के जे कैप है। अगर मैं जे कैप लूंगा तो अंदर की तरफ चला जाएगा, अंदर की तरफ तो मुझे लेना ही नहीं है। मुझे कैसा लेना होता बेटे, क्रॉस फिगर में मुझे लेना होता बाहर वाला आंसर, मतलब बाहर वाली साइड। तो बाहर वाली कितनी है बेटे, माइनस के जे। तो माइनस के जे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा किस तरफ है, आई की तरफ, और फ्लक्स तेरा किसके बराबर है बेटे, E डॉट A के बराबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो फिर से एंगल 90 वो 0। सिमिलरली ध्यान से सुन, D E F G मतलब देख इसके अंदर से फ्लक्स कैंसिल हो चुका है, इस वाले के अंदर से कैंसिल हो चुका है। सिमिलरली इस वाले के अंदर से भी फ्लक्स कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किस वाले की भाई साहब, इस वाले में D G E D G F E D बेटे। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है ना वो किधर है बेटे, K कैप की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितना है बेटे, आई कैप की तरफ, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ। वापस एंगल कितना बन गया बेटे, 0। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल बनेगा 0 तो फ्लक्स आया कितना बेटे, 0। क्यों, क्योंकि फ्लक्स कितना, ई डॉट है। सिमिलरली जो बैक वाला फेस है CBAO, उधर उसका जो डायरेक्शन है वो माइनस के कैप है, और एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ बेटे, आई कैप की तरफ है। वापस से डॉट प्रोडक्ट करेगा, फिर से आंसर कितना है बेटे, कितना आएगा, 0। यानी कि जो फ्लक्स बचता है ना वो खाली कौन से वाले सरफेस से बचता है, वो बचता है CDEO से। इससे तो इससे बच रहा है बेटे, और एक इससे बच रहा है, वो इस वाले सरफेस से बच रहा है खाली। ठीक है, ओके जी। अब अगर मैं ध्यान से देखो बेटे, मैं पहले फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ किसकी वजह से, GOCD। अब फ्लक्स इसके बराबर है, वो बराबर है बेटे ई डॉट है। तो ई डॉट की वैल्यू कितनी है बेटे, वो है E0 इंटू एक्स इंटू आई कैप, और एरिया कितना बेटे इसका, देख ध्यान से, एरिया कितना इसका, अच्छा देख एक्स का मतलब है कि ये वाला जो सरफेस है ना तेरा वो कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है। ये वाला जो सरफेस पड़ा हुआ है वो एक्स एक्सिस से ना a दूरी पे पड़ा हुआ है। तो एक्स का कितना पुट करते हैं बेटे, चलो इसको लिख करते हैं। अच्छा इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा बेटे, वो बनेगा बेटे किधर, अब मैं अगर या तो बनेगा वो आई कैप की तरफ या बनेगा माइनस आई कैप की तरफ। बट अगर मैं आई कैप की तरफ लूंगा तो वो बन जाए बेटे क्या, अंदर की तरफ। बट अगर एक क्लोज फिगर है उसका जो एरिया वेक्टर बनता है वो बाहर की तरफ बनता है। तो बाहर की तरफ कौन सी साइड है बेटे, माइनस की आई कैप। तो एरिया कितना बनेगा, ऑब्वियस में अगर साइड ए है तो इस वाले का जो एरिया बनेगा इस वाले फेस का DCOG का वो बनेगा बेटे कितना, A स्क्वायर, और बाहर की तरफ लेना मुझे माइनस के आई कैप। ठीक है, अब ये जो सरफेस बन रहा है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है बेटे, वो है आपके पास a दूरी पे। तो मैं कितना पुट कर दूंगा, E0 इंटू ए आई डॉट A स्क्वायर इंटू में माइनस के आई। ठीक है, ये बना कितना बेटे, E0 a इंटू ए क्यूब माइनस, और आई डॉट आई कितना होता है बेटे, होता है 1। तो इस वाले सरफेस से कितना आया, माइनस E0 इंटू ए क्यूब। ठीक है, तो हमने किससे फ्लक्स कैलकुलेट कर दिया, हमने बेटे फ्लक्स कैलकुलेट करा किससे, DCGO से। अब मुझे किसकी वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करना बेटे, मुझे करना है EBAF की वजह से, EBAF की वजह से। तो फ्लक्स लिख रहा हूं मैं EBAF। ध्यान से सुन, ये वाला जो सरफेस है ना बेटे वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, a दूरी पर तो ये है और a दूरी पर ये है। तो टोटल कितना बन गया बेटे, वो बन गया 2a। कितना बन गया वो, 2a। तो आप क्या करो, फ्लक्स के लिए तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास। अच्छा दूसरी बात ये वाला फॉर्मूला बन रहा है बेटे, तो ध्यान से सुन बेटे, सॉरी यहाँ पे तो ये है ना माइनस के आई कैप, ताकि आपको समझ में आए।
तो मैं दोबारा देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बेटे हुआ ई डॉट ए, ई की वैल्यू कितनी तेरे पास वो है ई नॉट इंटू एक्स इंटू आई कैप डॉट ए कितना इसका, ध्यान से सुन, ए है इसका ए स्क्वायर। उसका डायरेक्शन किस तरह का भाई साहब, अगर इसका डायरेक्शन बनेगा या तो आई कैप की तरफ बनेगा या माइनस आई कैप की तरफ बनेगा। अगर आप माइनस लेते हो तो आप अंदर चले जाते हो, तो क्लोज फिगर में आपको जो यूनिट वेक्टर मिलता है वो बाहर की तरफ लेना होता है, अंदर की तरफ नहीं लेना होता भाई। तो किधर आया बेटे, वो आएगा आई कैप की तरफ, तो इतना आया। ध्यान से सुन, ये वाला जो सरफेस है ना वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वो दूरी पर बेटे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना 2a, तो एक्स का वैल्यू कितना है बेटे, वो आ गया 2a आई इंटू ए स्क्वायर आई। कितना बना बेटे, ये बना ई नॉट बना 2a क्यूब, आई डॉट आई कितना होता है बेटे 1 होता है, तो ये आपके पास आंसर कितना आया हुआ है ई नॉट इंटू 2a क्यूब। अब ध्यान से सुन, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है भाई, फ्लक्स एक तेरी स्केलर क्वांटिटी है, इसको तो किसकी तरह ट्रीट करेगा, स्केलर की तरह, तो तुझे इसको नॉर्मली ऐड कर देना है। तो जो नेट फ्लक्स बनने वाला है, एफ नेट बनने वाला है, फाई नेट बनने वाला है, वो कितना बनने वाला है बेटे, दिस सम प्लस दिस सम, तो ई नॉट 2a क्यूब माइनस कितना बेटे ई नॉट इंटू ए क्यूब, तो कितना आंसर तेरे पास आया, ई नॉट इंटू ए क्यूब तेरे पास क्या बेटे आंसर आ गया। तो फाई नेट तेरे पास ये वाला आ रहा है, ठीक है, मतलब इस वाले क्यूब के अंदर से जो फाई नेट बनेगा तेरे पास वो ये वाला बनेगा, ठीक है बेटे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी कर लिया। ओके बेटे।